जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का क्लास होगा, पाँचवा क्लास होगा। और आज जो होगा क्लास, उसमें मॉडल सेट 22 से लेकर 22 यानी कि 6 डेली होता है। तो 22 और 6 28 यानी कि 22वां आज होगा, तो क्या 27वां तक होगा, तो 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, एक भी क्लास अगर मिस कीजिएगा तो आप लोगों का छूट जाएगा, क्योंकि हम 6 मॉडल सेट डेली करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है, हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पर। क्या है? पहला प्रश्न है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ होता है, हाफ होता है एम भी स्क्वायर, यानी कि वेग के स्क्वायर होता है। तो वेग को अगर आधा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? एक चौथाई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एक चौथाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जी का मान होता है, जी का यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है जी, उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जी का मान जो है विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम, और ध्रुव पर अगर बात करेंगे तो सबसे अधिकतम हो जाएगा, सबसे अधिकतम यानी कि महत्तम हो जाएगा। और जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में होता है। यहाँ पर उससे रिलेटेड सारा प्रश्न दिया गया है। रिवीजन करने का यही मतलब होता है कि मॉडल सेट में जो प्रश्न दिया जाता है वह रिलेटेड प्रश्न रहता है। जैसे देख लेंगे आगे हम लोग। आगे यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, जी का मान जो है ध्रुव पर कितना होता है? क्या होगा? महत्तम होता है। अभी पहले भी बताया महत्तम होगा, और आगे भी होगा इसका जी के मान से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, जी का मान यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह से यानी कि विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या है? पृथ्वी की सतह से यानी पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? उसका जो जी का मान जो है वह घटता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? यानी कि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जी का मान उसमें भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर क्या होगा? जब बढ़ाने पर, उसकी गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है, तो घूर्णन गति घटने पर क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो ये पहले ही हम बता दिए आप लोगों को, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये कल की क्लास में भी आया था प्रश्न। क्या होता है पृथ्वी का पलायन वेग? पलायन वेग का मतलब होता है कि उसके कक्ष से किसी वस्तु को अगर बाहर निकाला जाए तो उसके लिए वेग क्या होगा? क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और रिलेटेड वाला प्रश्न जो आ जाता है ना, इसलिए ये बहुत ही बेटर होता है। मॉडल सेट में जो रिलेटेड वाला प्रश्न दिया गया है वो बहुत ही बेटर है। अब वहाँ पर पृथ्वी का देख लिया हम लोग, और यहाँ सूर्य का पूछा जा रहा है। क्या है? सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का देख लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और सूर्य के लिए क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर नीचे दे दिया गया है चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो तीनों क्लियर हो गया। अगर तीनों में से कोई पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। और जी का मान भी क्या हो जाता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है वह मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो बैरोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो इसका इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होती है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है। और अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, यानी कि अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आने का संभावना रहता है, और अगर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना। यानी कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वह अचानक गिरेगा, नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे अगर गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। अगला प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर, यानी कि बर्फ का दो अलग अलग टुकड़ा लेकर उसे आपस में अगर दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं किस कारण से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है। बर्फ का गलनांक घटने के कारण वह दोनों आपस में चिपक जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 1 ग्राम। शुद्ध जल का घनत्व कितना हो जाएगा? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है बर्फ का घनत्व होता है कितना? बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? द्रव का जब घनत्व अधिक होगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में, द्रव का घनत्व बढ़ता है तो केशिका नली में क्या होता है? कम चढ़ता है। यानी कि अगर गाढ़ा है, अगर कोई भी लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी पदार्थ अगर गाढ़ा है तो वह केशिका नली में क्या होगा? कम चढ़ेगा, कम चढ़ेगा। अगला प्रश्न ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? अगर द्रव किसी भी द्रव को का अगर ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता उसका क्या होता है? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। श्यानता जो है वह घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अगले मॉडल सेट में, अगला मॉडल सेट देखेंगे हम लोग 23 नंबर मॉडल सेट। 23 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न है ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी? ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है यहाँ पर, लेकिन यही अगर द्रव पूछा जाएगा कि द्रव का ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। सॉरी, द्रव का, यहाँ द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड में क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर उसका श्यानता घट जाता है, श्यानता घट जाता है। और जब गैस की बात करेंगे, गैस की, तो इसका श्यानता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आंधी तूफान आने पर, क्या प्रश्न? आंधी आने पर, आंधी या तूफान आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? छप्पर जो उड़ जाता है, यानी कि किसी झोपड़ी का जो ऊपर का जो छप्पर है वो उड़ जाता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा कितना होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या हो जाएगा? m l-1 और t के पावर 2, m l के पावर -1 और t के पावर +2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? यानी कि कोई व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है और वह खड़ा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? लंबाई उसका घट जाएगा, लंबाई घट जाएगा। और लंबाई घटने के बाद क्या होता है? आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल घट जाता है। लंबाई घटने के बाद क्या होता है? उसका आवर्तकाल घट जाता है, आवर्तकाल घट जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि झूला झूल रहा है और उस पर अगर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका आवर्तकाल नहीं बदलेगा, क्योंकि वह भार पर निर्भर नहीं करता है, वह किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। और अगर वही व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए झूला पर, क्या हो जाएगा? आवर्तकाल है, लंबाई घट जाएगा, बस आवर्तकाल भी घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वायु में ध्वनि तरंगे होती है, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग, ये वाला प्रश्न बराबर रिपीट होता है और रिपीट होने का मतलब है कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रश्न ये वाला प्रश्न आ ही जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? यानी कि माध्यम होना आवश्यक है ध्वनि में, और किस माध्यम में यह ज़्यादा हो जाता है इसका वेग? क्या हो जाएगा आंसर? ठोस अवस्था में। और ठोस में भी किस में? ठोस तो बहुत सारा है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, और बहुत सा धातु है। इसमें भी किस में हो जाएगा? इस्पात में हो जाएगा, इस्पात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्राश्रव्य। और श्रव्य ध्वनि तरंग का आवृत्ति कितना होता है? 20 से 20,000 के बीच, 20 से 20,000 के बीच। यानी 20,000 को क्या कहते हैं? 20 के भी लिखते हैं, 20 के भी लिखते हैं। तो क्या होगा? 20 से 20 के बीच होगा श्रव्य तरंग। क्या होगा? श्रव्य तरंग हो जाएगा, श्रव्य तरंग जो मानव के द्वारा सुना जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए? 17 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? यानी कि ध्वनि का वेग का मान जो है सबसे अधिक इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो गैस में हो जाएगा। सबसे कम कहाँ? गैस में। अगला प्रश्न देखेंगे
वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग अगर तापमान को अगर घटा दिया जाए, तापमान को घटा दिया जाए तो वेग क्या हो जाएगा? वेग भी घट जाएगा ध्वनि का। यानी कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटने से घटता है। अगला प्रश्न है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुना 10⁻² जूल, 10⁻² जूल। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? यानी कि कमरे का औसत जो तापमान है, सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में यही अगर बदलेंगे तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है, जूल प्रति केजी होता है। अगला प्रश्न है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक सेल्सियस में अगर पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये हो जाएगा क्या? क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और अगर इसका गलनांक पूछे, गलनांक पूछे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर केल्विन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? यानी कि झरना में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा उसका बढ़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है? बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न ताप को सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, यानी कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है सेल्सियस में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला मॉडल सेट देखते हैं। 2 मॉडल सेट हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं आज का तीसरा और टोटल अगर बात करें तो आज हम लोग का 24वां होगा। अब 24वां मॉडल सेट होगा। क्या है? विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? यानी कि अगर पानी यानी कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में है या गैस में है तो वह गर्म जो होगा या उसके साथ कोई भी अगर प्रतिक्रिया होगा जल में तो क्या होगा? संवहन क्रिया के द्वारा ही होगा। अगर वही पूछे कि विद्युत केतली जो है वह गर्म किस क्रिया से होता है तो वह चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि द्वारा केतली गर्म होता है, लेकिन उसमें जो जल होता है या उसमें जो चाय बनता है वह किसके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं। अगला प्रश्न किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में यानी प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ जो है वह बिना द्रव में बदले और वह गैस में बदल जाता है। इसका क्या कारण होता है? ऊर्ध्वापातन के कारण क्या होता है? द्रव में नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? यानी कि वह तापमान क्या है जिस पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। क्या कहते हैं उसको? गलनांक कहते हैं। गलनांक यानी कि ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे, गलनांक। अगला प्रश्न जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अगला प्रश्न द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी लिक्विड है वह ऊष्मा वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि ऊष्मा पाकर वह क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे, यानी कि वाष्पन कहेंगे। अगला प्रश्न है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल गया, यानी कि गल गया, तो क्या कहेंगे? गलन कहेंगे या गलनांक कहेंगे? गलन कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या होता है? वह जल्दी वह द्रव गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाने से बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है? तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनता? इसका कारण क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण, यानी कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता, इसका कारण है वाष्पीकरण की दर जो है वह तेज हो जाती है।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से, अगला प्रश्न है क्या, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ है उसको डायरेक्ट वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। यानी कि यहाँ प्रश्न का जो है लैंग्वेज वो थोड़ा बदल गया है, लेकिन यहाँ पर सीधा देखना है कि यहाँ ठोस है और ठोस से क्या हो गया, वाष्प यानी कि गैस, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया, यानी कि द्रव में नहीं बदला, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है। यानी कि बर्फ के गलने की जो गुप्त उष्मा होती है उसका मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वाष्प की गुप्त उष्मा क्या होती है। वाष्प की गुप्त उष्मा क्या होती है, क्या हो जाएगा, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अब ये देख लिए हैं इससे पहले वाला में, बर्फ का गुप्त उष्मा क्या होता है, बर्फ का तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और वाष्प की अगर गुप्त उष्मा पूछे तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश तरंग जो है यह सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेन ने दिया था, हाइजेन ने दिया था। प्रकाश जो है वह तरंग है, यह किसने कहा था, हाइजेन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था या दिखलाया था। क्या हो जाएगा आंसर, ग्रोमाल्डी हो जाएगा। ग्रोमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश जो है वह तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रकाश से रिलेटेड अभी हम लोग प्रश्न पढ़ लिए 5-6 देखेंगे। 25 नंबर मॉडल सेट क्या है, 25 नंबर मॉडल सेट। 25 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम ज्ञात किया था, रोमर के द्वारा किया गया था, रोमर ने। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, यानी कि वायु में, और ध्वनि की वेग अगर पूछा जाए तो कहाँ पर होता है, इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में। अगला प्रश्न, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में, निर्वात में, और कितना होता है, यहाँ पूछा गया है कि कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, यानी प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। यानी कि इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग का होता है, विक्षेपण क्या हो जाएगा आंसर, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मानव आँख पर जो रेटिना बनता है वह कैसा बनता है, उसका आकृति प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनता है रेटिना पर, आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। यानी कि प्रकाश जो वर्ण क्रम है उसमें सबसे अधिक जो होता है तरंगदैर्घ्य वह किसका होता है, लाल का होता है, लाल का। और सबसे अगर कम पूछा जाए तो किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा, बैगनी का। अगला प्रश्न है प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, इसका आंसर लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है, यानी कि वह निर्भर होता है किस पर, तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है स्पष्ट देखने की वह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, वर्णांधता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। वर्णांधता को, यानी कि वर्णांधता जो है, वर्णांधता ये अनुवांशिक रोग है और यह किसी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। धूप के चश्मे का पावर
होता है, यानी कि पावर जो होता है उसका क्या होता है, शून्य डायोप्टर होता है, शून्य डायोप्टर। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग वेग क्या होते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का जो वेग होता है क्या होता है, बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग बराबर होता है। अगला प्रश्न, लेंस का नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है। लेंस का नियम जो है, लेंस का नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो सूखा सेल का है या सेल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, रासायनिक ऊर्जा। सूखे सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट की अगर बात करें तो उसमें कौन सी गैस रहती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहता है, यानी कि मरकरी यानी कि Hg जिसे हम पारा भी कहते हैं, पारा या सिनेबार। अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य क्या होता है। डायनमो जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं, यानी कि घरों में जो पंखा और लैंप लगाया जाता है, यानी कि वहाँ जो वायरिंग किया जाता है घरों में, वह किस क्रम में किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। चलिए अगला मॉडल सेट देखते हैं। अगला हो जाएगा कितना, 25 नंबर मॉडल सेट, सॉरी 25 नहीं, 25 तो हो गया, 26 नंबर हो जाएगा, 26 नंबर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। अगला प्रश्न, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसका, तांबा का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, त्वरित चालक तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो इस्पात से। और यहाँ पर अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो अस्थायी तो यहाँ पर पीछे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्या हो जाएगा, अस्थायी का नर्म लोहा। अस्थायी जो चुंबक बनाया जाता है वो किसका, नर्म लोहे का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। हम इसलिए बोलते हैं कि ये वाला जो रिवीजन है, रिवीजन करने में अच्छा होगा मॉडल सेट, क्योंकि देखिए यहाँ पर चुंबक से अगर पूछा गया एक प्रश्न तो चुंबक से रिलेटेड 2-4 प्रश्न और पूछा जा रहा है, ताकि आप लोगों का क्लियर होते चले। रिवीजन करने के लिए बहुत बेस्ट है मॉडल सेट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है ये प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है। समान अगर ध्रुव है, जैसे उत्तर और नॉर्थ है, साउथ है और साउथ है, तो क्या हो जाएगा, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण। और वही अलग अलग ध्रुव रहे, यानी कि विषम ध्रुव रहे, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला प्रश्न चुंबक से ही है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। क्या हो जाएगा आंसर, 90 डिग्री, यानी कि ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी चुंबक से ही प्रश्न है, क्या है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। क्या हो जाएगा आंसर, 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी के द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व, यानी कि एक ही परमाणु से अगर मिलकर बना पदार्थ है तो तत्व कहलाएगा, और अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बना तत्व होगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक। अगला प्रश्न, 2 या 2 से, यहाँ पर प्रश्न दिया भी गया है, क्या है प्रश्न, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा, कनाद, ऋषि कनाद ने कहा था। ऋषि कनाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है, नाभिक का आकार होता है। और परमाणु का आकार कितना होता है, परमाणु के नाभिक का, परमाणु का आकार कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है।
-10 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। प्रश्न है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। C12 है, यानी कि कार्बन 12 है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है वह उत्सर्जित करता है, किरणों को उत्सर्जित करता है। तो कौन कौन से कण को या किरणों को उत्सर्जित करता है, क्या हो जाएगा आंसर। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन प्रकार के किरण का उत्सर्जन रेडियोधर्मी पदार्थ करता है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले मॉडल सेट में चलते हैं। अगला मॉडल सेट, और ये आज की क्लास का लास्ट मॉडल सेट होगा। कितना है, 27 नंबर मॉडल सेट है, 27 नंबर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व जो है उसे उत्सर्जित जो किरणें हैं उसमें सबसे अधिक वेदन क्षमता किसका होता है, क्या हो जाएगा आंसर। गामा किरण। गामा किरण जो है उसका वेदन क्षमता सभी किरणों में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर अगर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, लेकिन उसकी अगर आयु की बात करें तो वह घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और नीचे अगला प्रश्न दिया गया है, दोनों एक ही है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, तो क्षार। यहाँ से दोनों क्लियर हो गया कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अगला प्रश्न है, ये भी इसी से रिलेटेड है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, यानी कि भस्म जो है, भस्म का नाम ही क्षार है। क्या है, क्षार। भस्म का दूसरा नाम क्षार है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, यानी कि अम्ल जो है वह जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, क्या हो जाएगा आंसर, H+ आयन देता है। अम्ल जो है वह जल में घुलकर H+ आयन देता है। और भस्म जो है, भस्म, यहाँ पर प्रश्न है भस्म का स्वाद कैसा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, कड़वा। क्योंकि भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और क्षारीय पदार्थ का स्वाद जो होता है वह कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल तो वह H+ आयन देता है। और यहाँ पर भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन उत्सर्जित होता है, क्या हो जाएगा आंसर, OH-, यानी कि क्षार जो होगा OH- देगा। अगला प्रश्न, सभी लवण होते हैं, सभी लवण जो है वह कैसे होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं। सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगला प्रश्न है एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न, भारी जल का अनुभार कितना होता है। भारी जल किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, 3 समस्थानिक, उसमें जो दूसरा समस्थानिक है ड्यूटीरियम को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। उसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है। अगला प्रश्न, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है, यानी कि ठोस पदार्थ है तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ताप बढ़ाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यानी कि द्रव में अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर द्रव के रूप में अगर कोई पदार्थ है तो उसका जो है ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता घट जाता है। और ठोस पदार्थ अगर है तो उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, ग्राहम को। अगला प्रश्न, निलंबन क्या है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, यानी कि निलंबन जो होता है उसमें परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, वहाँ पर दिया गया था आकार कितना होता है, तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और यहाँ पूछा गया है कि कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, यानी कि यहाँ पर रेंज दे दिया गया है, यानी कि कितना के बीच में, क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ से 10⁻�7 के बीच होता है। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, आंसर क्या हो जाएगा, बर्जीलियस। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में उदग्र के रूप में
उदग्र के रूप में यानी कि स्तंभ के रूप में जो है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वर्ग। और लेटा हुआ यानी कि क्षैतिज के रूप में जो है उसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। उसको क्या क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्त कितना होता है, आवर्त 7 होता है। और वर्ग कितना होता है, वर्ग की संख्या टोटल 18। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बता ही दिए है क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त कितना होता है, 7 होता है। वर्ग कितना होता है, 18 होता है। चलिए लास्ट प्रश्न था, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और रिवीजन करने में आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास, ये भी आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।